नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी पार्ट सेकंड। इसमें हम कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से एनालिटिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनसे हम क्या एस्टिमेट करते हैं और ये कैसे एस्टिमेट किए जाते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी पार्ट वन में आपने जनरल कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी क्या होता है। एनालिटिकल कैरेक्टर्स मतलब होता है विश्लेषणात्मक गुण, जिसके आधार पर हम किसी भी कम्युनिटी को विश्लेषण कर सकते हैं कि वो कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू हैंसन 1950 एंड ब्राउन ब्लैंकेट 1932, एनालिटिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं जिसके जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टैंड के अंदर। स्टैंड वो है जहां पर एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो वहां पर उसका जो हैबिटेट है उसको स्टैंड कहते हैं। एनालिटिकल कैरेक्टर्स में मुख्य रूप से स्पीशीज कौन कौन सी हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्पीशीज का विगर कितना है, फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म किस तरह की है, इंडिविजुअल जो है एक एक स्पीशीज के जो नंबर्स हैं इंडिविजुअल वो कितने हैं, प्लांट्स की हाइट कितनी है, वो कितना एरिया कवर करता है, और ग्रोथ रेट कैसी है, पीरियोडिसिटी कैसी है, ये सभी नापे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनालिटिकल कैरेक्टर्स, ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटेटिव मतलब है मात्रात्मक, जिसको हम किसी एक माप के द्वारा माप सकते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। डेंसिटी, कवर, बेसल एरिया और अबंडेंस। इसी तरह से दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक, जिसको हम कह सकते हैं अच्छा है, बुरा है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव। इसमें फिजियोग्नोमी, फिनोलॉजी, स्ट्रेटिफिकेशन, सोशियबिलिटी, वायरलिटी, विगर एंड लाइफ फॉर्म्स इत्यादि आते हैं। इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, उसमें पहला था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसी भी स्टैंड की, किसी भी कम्युनिटी की जो है वो डिग्री ऑफ डिस्पर्सन, वहां पर जो स्पीशीज पाई जा रही है उनका बिखराव किस तरह का है ये बताता है, और इसको हम परसेंटेज में नापते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में जो सारे स्पीशीज होते हैं उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक समान उनका बिखराव नहीं होता, कहीं वो पैचेस में होते हैं, कहीं पर बराबर फैले होते हैं। तो इसको हम एक तरह से एक बड़े स्टैंड लेकर, एक पर्टिकुलर साइज का स्टैंड लेकर उसमें हम मेजर करते हैं कि उनका बिखराव किस तरह का है। फॉर्मूला के आधार पर फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच पर्टिकुलर स्पीशीज अकर। जैसे आपने एक बड़ा 100 मीटर बाई 100 मीटर का आपका स्टैंड है, उसमें आपने जो सैम्पलिंग यूनिट्स ली है, ज़्यादातर ग्रासलैंड एरिया में 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्टैंड लिया जाता है सैम्पलिंग यूनिट्स में। तो उसमें जो पर्टिकुलर सैम्पलिंग यूनिट्स हैं 1 बाई मीटर बाई 1 मीटर का जो लिया था आपने स्टैंड सैम्पलिंग यूनिट्स, उसमें कितने यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें वो स्पीशीज पाई गई, ये उसका बिखराव या फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। फॉर्मूला देखिए आप इसको, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर। जैसे स्पीशीज ए है, वो अगर आपने 50 सैम्पलिंग यूनिट्स काउंट किए हैं तो 50 में से कितने में प्रेजेंट हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 100। 100 इसलिए क्योंकि इसको परसेंट में दिखाते हैं। एक बार आपने परसेंटेज निकाल लिया, अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास। उसके बाद देखिए रॉन्कियर्स ने 1934 में जो सामान्य है, जो जितने भी स्पीशीज पाई जाती हैं उनको 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस में डिवाइड किया डिपेंडिंग ऑन दियर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 0 से 20% जिनकी फ्रीक्वेंसी आती है उनको फ्रीक्वेंसी क्लास ए में रखते हैं, 20 से 40% वाले को फ्रीक्वेंसी क्लास बी में रखते हैं, 41 से 60% वाले को सी में रखते हैं, इसी तरह से 61 से 80% वाले को डी में रखते हैं, और 81 से 100% वाले को डी ई फ्रीक्वेंसी क्लास में रखते हैं। और इसको हम जब इस तरह से प्लॉट करते हैं तो ये हमें डायग्राम प्राप्त होता है। इन्होंने फ्रीक्वेंसी क्लास जो बनाई, इसको हम रॉकियर्स फ्रीक्वेंसी लॉ के नाम से जानते हैं, और इनके फॉर्मूला के हिसाब से जो ए क्लास की फ्रीक्वेंसी वाले जितने प्लांट्स होते हैं
उनकी संख्या बी क्लास वालों से ज़्यादा होती है। बी फ्रीक्वेंसी क्लास में जो स्पीशीज पाए जाते हैं उनकी संख्या सी क्लास वालों से ज़्यादा होती है। डी क्लास और सी क्लास में लगभग बराबर या कभी कभी ज़्यादा या फिर कभी कभी कम फ्रीक्वेंसी भी पाई जाती है। जबकि जो ई क्लास है उनकी फ्रीक्वेंसी डी वाले से ज़्यादा पाई जाती है। जैसे आप इसको डायग्राम समझिए, ए बी से ज़्यादा है, ए की फ्रीक्वेंसी बी से ज़्यादा है, बी की फ्रीक्वेंसी सी से ज़्यादा है। सी की फ्रीक्वेंसी जैसे आपने ऊपर यहाँ देखा या तो बराबर होगी या कम होगी या ज़्यादा भी हो सकती है। जबकि ई की फ्रीक्वेंसी जो है वो डी से ज़्यादा होगी। तो अगर हम सभी के मध्य बिंदुओं का मिलान करते हैं तो हमें एक जे शेप कर्व प्राप्त होता है। इसको रॉकियर्स फ्रीक्वेंसी डायग्राम भी कहते हैं या रॉकियर्स फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी लॉ, द स्पीशीज विथ लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू आर हायर इन नंबर। ऐसे स्पीशीज जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो संख्या में ज्यादा पाए जाते हैं than the species with higher frequency value in most natural communities। जो भी फ्रीक्वेंसी रॉनकियर्स ने फ्रीक्वेंसी डायग्राम फ्रीक्वेंसी ग्राफ के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो सभी नेचुरल कम्युनिटीज के आधार पर किया था। The dispersion of species in relation to that of all the species is termed as relative frequency of species। relative frequency क्या होती है? जैसे आपने एक स्टैंड में 10 स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी निकाली तो ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी हो सकते हैं, एक से लेकर 10 प्लांट पाए गए, उनकी फ्रीक्वेंसी आपने निकाली। लास्ट में सारे फ्रीक्वेंसी का जो सम किया तो उस सम में उस एक स्पीशीज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका भाग है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पीशीज। अगली जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है वो है डेंसिटी। डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीशीज इन रिलेशन टू अ डेफिनेट यूनिट स्पेस इन द कम्युनिटी। ये भी एक संख्यात्मक पैरामीटर है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में संख्यात्मक स्ट्रेंथ है, कितनी ज्यादा है वो। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। कोई भी एक स्पीशीज जो है वो किस घनत्व से वहां पर प्रेजेंट है एक कम्युनिटी में, उसका बिखराव कैसा है ये तो फ्रीक्वेंसी से पता चल गया, घनत्व कैसा है ये हमें डेंसिटी से पता चलेगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज। एक स्पीशीज के, जैसे आपने लिया स्पीशीज ए, उसके 10 इंडिविजुअल्स हैं, उनका पर यूनिट एरिया में घनत्व कैसा है वो हमें डेंसिटी बताएगा। इस तरह से डेंसिटी गिव्स एन आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल द सैंपलिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स आइडेंटिफाइड। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे सैंपलिंग यूनिट्स मिलाकर कितने हैं डिवाइड बाय कितने सैंपल आपने लिए हैं। तीसरा क्वांटिटेटिव पैरामीटर है अबंडेंस। अबंडेंस को हिंदी में प्रचुरता कहते हैं, कितनी मात्रा में उनकी ज्यादा है, दैट इज अबंडेंस। दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज पर सैंपलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इन ऑल द सैंपलिंग यूनिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर। कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी आपने स्पीशीज काउंट किए हैं वो हर सैंपलिंग यूनिट में पाए जाए, किसी में पाए भी आ सकते हैं किसी में नहीं भी। तो ये हमें अबंडेंस से पता चलेगा। अगर सारे सैंपलिंग यूनिट्स में प्रेजेंट है तो उसकी अबंडेंस 100% है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो। इसको हम फॉर्मूला के द्वारा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज in all the sampling units divided by total number of sampling units in which the species occur। जबकि ऊपर के दोनों पैरामीटर्स में आपने टोटल सैंपलिंग यूनिट्स लिया था। बट abundance thus obtained in quantitative terms gives little idea of the distribution of species। abundance प्रचुरता तो बताता है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता। नेक्स्ट पैरामीटर इज कवर एंड बेसल एरिया। कवर क्या होती है? एरिया कवर्ड और ऑक्यूपाइड बाय द लीव्स स्टेम्स फ्लावर्स एज व्यूड फ्रॉम द टॉप। अगर हम किसी पौधे को स्टैंड के ऊपर से देखते हैं तो एक एक स्पीशीज जो है वो कितना एरिया कवर करती है, उसकी कैनोपी, उसका स्टेम, उसके फ्लावर्स, लीव्स सब मिलाकर उसको हम कवर कहते हैं या कवर एरिया कहते हैं। बेसल एरिया क्या होती है?
बेसल एरिया और कवर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसल एरिया इज द ग्राउंड एक्चुअली कवर्ड या पेनिट्रेटेड बाय द स्टेम। जो जमीन से ठीक ऊपर निकलता हुआ जिसका स्टेम होता है वो कितना एरिया लेता है ग्राउंड का, उसको बेसल एरिया कहते हैं, क्योंकि ये बेस के प्लांट के बेसल रीजन का है। तो ये कैसे मेजर करते हैं, उसके प्लांट्स को लीव्स एंड स्टेम्स को क्लिप कर देते हैं ग्राउंड सरफेस पे, और फिर उसको या फिर 2.5 सेंटीमीटर अब उसको क्लिप कर देते हैं, काट देते हैं, उसके बाद उसका एरिया निकालते हैं। कि कवर और जो बेसल एरिया है दैट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिटरमिन डोमिनेंस। ये हमारा मुख्य पैरामीटर ऐसा है जो कि डोमिनेंस कितना है प्लांट का उस पर्टिकुलर स्पीशीज का ये बताता है। हर्बेशियस स्पीशीज में जो शाकीय पौधे हैं उसमें हम बेसल एरिया या कवर को 2.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड या फिर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड, ठीक जमीन से निकलता हुआ जो उसका स्टेम होता है, पार्ट होता है, वहां से मेजर करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, फॉरेस्ट में जो है ये एक बड़ा ट्री है और उसके साइड में एक शंकुआकार कोनिफेरस ट्री है। जो इसका बेसल एरिया इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ ट्री। 4.5 मीटर की ऊंचाई पर जो हम लेते हैं, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। दिस इज, आप चित्र में देखिए, ये जो एरिया है ये सिंपल ट्री का बेसल एरिया है। इसी तरह से इसका जो स्टेम का एरिया है जो सीधे जमीन से बाहर निकल रहा है, दिस इज बेसल एरिया। और जबकि हम सीधे ऊंचाई से देखें तो ये जो लाइन है जिसकी शेडो बिल्कुल नीचे जमीन पे आ रही है, ये होता है कवर। बेसल कवर एंड एरियल कवर दोनों में फर्क है। बेसल कवर जो स्टेम ऑक्यूपाई करता है और एरियल कवर इज जो उसकी कैनोपी एरिया जो जमीन पर ऑक्यूपाई करती है, दैट इज एरियल कवर। ज्यादातर जो फॉरेस्ट में जो बड़े पेड़ होते हैं उनको जमीन से 4.5 मीटर 4.5 फीट की ऊंचाई पर काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, और उसके बाद उसका जो शेडो बनता है उसके उसके आधार पर मेजर करते हैं कितना कवर इसने किया है। आगे देखिए, बेसल एरिया पर ट्री। एक ट्री जो है वो कुल मिलाकर कितना बेसल एरिया कवर करती है। तो आपने अगर 10 प्लांट लिए, 10 का टोटल बेसल एरिया डिवाइडेड बाय कितने प्लांट्स लिए थे। अगर 10 प्लांट लिए थे तो उससे डिवाइड कर देंगे तो बेसल एरिया पर ट्री आ जाएगा। द एरिया ऑफ कवरेज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डोमिनेंस। ये आगे की स्लाइड में भी बताया था आपको। डोमिनेंस का हमें पता इससे चलता है कि प्लांट कितना एरिया कवर कर रहा है। हायर द कवरेज एरिया, जिसका जितना कवरेज एरिया ज्यादा होगी वो प्लांट उतना ही डोमिनेंट माना जाता है, इज ग्रेटर द डोमिनेंस। ये नीचे के चित्र में आपको दिखाया गया है बेसल कवर क्या होती है। ठीक स्टेम के नीचे जो एरिया कवर करता है जहां से वो प्लांट ग्राउंड लेवल पे आती है, दैट इज बेसल कवर। दिस इज कैनोपी कवर। अगर हम सीधा ऊंचाई से ले तो ये जो लाइन दिखा रही है जमीन पे शेडो बनाती है, दैट इज कैनोपी कवर। वो प्लांट कितना एरिया ले कवर करता है, दैट इज फोलियर कवर। उसके स्टेम वगैरह सब लीफ वगैरह कहाँ तक फैले हुए हैं, दैट इज ए फोलियर कवर। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, गुणात्मक कैरेक्टर्स। इसको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई माप नहीं होता। जैसे कि फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी क्या होती है, इट इज जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन। जैसे कि वेजिटेशन किसी जगह की कैसी है। शबी है, दैट इज शबी शब्द है, ये द अपीयरेंस है, झाड़ी नुमा है। ग्रासलैंड है क्योंकि वहां पे ग्रासेस डोमिनेंट है, तो दिस इज कॉल्ड फिजियोग्नोमी। उसका ग्रोथ फॉर्म जो है प्लांट का कैसा है वो बताता है। जो डोमिनेंट स्पीशीज होती है, डोमिनेंट वेजिटेशन वहां की कैसी है, उसके आधार पर फिजियोग्नोमी जानी जाती है, पहचानी जाती है। सच अ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल टर्म, जैसे कि शबी, ग्रासलैंड। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी, on the basis of the appearance of the community, having trees and some shrubs as the dominant। अगर ट्रीज हैं ज्यादा और कुछ shrubs हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट इज द टर्म जो हमें वहां की फिजियोग्नोमी बताती है। अगर झाड़ी नुमा है, अगर झाड़ियां ज्यादा है, shrubs ज्यादा हैं, तो दैट इज shrub।
नेक्स्ट टर्म इज फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होती है? फिनोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में जो प्लांट का, जो स्पीशीज का बिहेवियर है, वो कैसा दिखता है, किस तरह से एक्ट करता है, दैट इज फिनोलॉजी। फिनोलॉजी टर्म जो सबसे पहले शेल्फोर्ड ने दिया था 1929 में, किसके टर्म्स में दिया था? टू मार्क द इवेंट्स एसोसिएटेड विद सीजनल, सीजन के आधार पर उसका प्लांट कैसा है, सक्सेशन इन नेचुरल कम्युनिटीज के आधार पर कैसा है। फिनोलॉजी दस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कम्युनिटी पीरियोडिज्म। जैसे कि कुछ पत्तियां होती, कुछ फॉरेस्ट प्लांट ऐसे होते हैं जो कि स्प्रिंग में अपनी लीफ शेड कर देते हैं, दैट इज सीजनल पैटर्न, उनका सीजन होता है उस समय में, विंटर्स में शेड कर देते हैं और स्प्रिंग में वापस पत्तियां आने लगती हैं, तो दिस इज कॉल्ड फिनोलॉजी। इन अदर वर्ड्स, फिनोलॉजी इज द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ प्लांट, कि किस सीजन में प्लांट की एक्टिविटी कैसी होगी, दिस इज कॉल्ड फिनोलॉजी। Environmental factors tend to influence the phenological behavior of the species population। इसमें फिनोलॉजी कैसी होगी, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिनोलॉजी एक्चुअली दो तरह से नाम मापी जाती है, दो पैरामीटर्स होते हैं इसके। फर्स्ट इज पीरियोडिसिटी एंड सेकंड इज एस्पेक्शन। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिक फिनोमेना ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जैसे सभी जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो पेरिनियस प्लांट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं और एक खास साल के किसी एक दो महीने में उनका रिप्रोडक्शन होता है। ये पीरियोडिकली हर साल 10 साल चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिज्म, और ये क्लाइमेट के आधार पर ही होता है। जैसे कि जैसे फ्लावरिंग होती है तो एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड जब अवेलेबल होता है तभी उसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, फिर रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद फिर अगले सीजन में जब सेम फोटो पीरियड उनको मिलता है तभी फिर वापस उनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसका एग्जांपल, डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट पीरियड्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। हर प्लांट हर सीजन में सीड जर्मिनेशन उनका नहीं होता, एक पर्टिकुलर सीजन में ही जर्मिनेशन होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ भी ऐसे ही होता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग विशेष रूप से एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड में ही इनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। जैसे कि ज्यादा विंटर में लीफ फॉल हो जाती है एंड फ्रूट डिस्पर्सल होता है, ये सभी पीरियोडिकल फिनोमिनन्स हैं। दूसरा है एस्पेक्शन। एस्पेक्शन क्या होता है? चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन मे बी एपरेंट विद अ चेंज इन द सीजन। ये पीरियोडिक नहीं होता, पीरियोडिक तो हर साल 10 साल सेम सीजन आएगा, वापस वही काम होगा, लेकिन एस्पेक्शन में ऐसा नहीं होता। दिस इज अ सिंपल चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन मे बी एपरेंट विद अ चेंज इन द सीजन। सीजन चेंज होने के साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है, दिस इज एस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वालिटेटिव पैरामीटर इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में आपको पार्ट 1 में भी बताया गया था स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है। अगर हम कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी लेते हैं तो उसमें अलग अलग स्पीशीज की हाइट अलग अलग होती है, अलग अलग लेवल की हाइट अलग अलग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ऑब्जर्वेशन 5 लेयर्स हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड, 5 लेयर्स में पाई जाती हैं। सबसे पहले L1, जिसको हम ग्राउंड लेवल भी कहते हैं, जो बिल्कुल फ्लोर पे होते हैं, जैसे मॉसेस, थैलोफाइट्स, लाइकेन्स। सेकेंड लेयर इज श्रब लेयर, सॉरी L2, दैट इज हर्बेशियस या ग्राउंड लेयर। जो L1 लेयर होती है वो बिल्कुल ग्राउंड से लगी हुई होती है फ्लोर पे, इसमें जो प्लांट है, जो वेजिटेशन है, वो सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता, दिस इज L1। सेकेंड इज ग्राउंड लेयर, जो सरफेस से ऊपर आती है, दैट इज हर्बेशियस या ग्राउंड फ्लोरा, जिसमें ज्यादातर ग्रासेस या छोटे प्लांट्स होते हैं। तीसरा इज मिडिल लेयर या श्रबी लेयर, जो बीच की लेयर होती है, सॉरी ज्यादा ऊंचा हो गया। एंड फोर्थ इज टॉप लेयर या फिर कैनोपी लेयर, जो कि एक जनरल हाइट होती है किसी फॉरेस्ट की, दैट इज L4, टॉप लेयर या कैनोपी लेयर। इसके अतिरिक्त कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सनलाइट पाने के लिए या दूसरी किसी रीजन की वजह से जो कैनोपी लेयर है उससे ऊपर आ जाते हैं, इसको कहते हैं इमर्जेंट लेयर, जो कि बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वालिटेटिव पैरामीटर इज अबंडेंस, प्रचुरता जिसको कहते हैं। प्लांट्स आर नॉट फाउंड यूनिफॉर्मली, आपको पहले बता दिया।
किसी जगह पैचेज में पाए जाते हैं, किसी जगह बराबर बिखरे हुए होते हैं, इसको कहते हैं अबंडेंस। अबंडेंस को 5 कैटेगरीज की भी होती है। ज्यादातर जो पैरामीटर्स होते हैं क्वालिटेटिव, उसको 5 स्केल पे 1 to 5 के स्केल पे ही मेजर किया जाता है। इसमें भी 5 तरह के होते हैं। सम आर वेरी रेयर, जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सम आर रेयर, जो दुर्लभ तो होते हैं लेकिन बिल्कुल ही वेरी रेयर नहीं होते। थर्ड इज कॉमन, जो सामान्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट, जो बार बार पाए जाते हैं। कुछ वेरी मच फ्रीक्वेंट, जो बार बार पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी मतलब होता है सामाजिकता, एक दूसरे से किस तरह से वो जुड़े हुए होते हैं। सोशियबिलिटी, इसको ग्रेगरियसनेस भी कहते हैं। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज को बताता है, वो कितनी उससे किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्पीशीज आपस में। और ये एक तरह से प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लांट टू वन अनदर, उसकी नजदीकी बताता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से कितनी नजदीकी से जुड़ा हुआ है। बाउंड ब्लैंकेट ने 1932 में इसको भी 5 स्केल पे बताया। फर्स्ट इज प्लांट्स फाउंड ग्रोइंग सिंगली, S1, जो अकेले उगते हैं। S2, प्लांट्स ग्रोइंग इन स्मॉल ग्रुप्स और टफ्ट ऑफ 4 to 6 प्लांट्स एक साथ उगते हैं, दैट इज S2। स्मॉल स्कैटर्ड, बिखरे हुए पैचेस में होते हैं, छोटे छोटे पैचेस 8-10 प्लांट्स एक साथ होंगे, अलग अलग पैचेस में होंगे लेकिन बिखरे हुए होंगे, दैट इज S3। बिगर ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स जो होंगे, लार्ज पैच होंगे, दैट इज S4। और बहुत बड़े ग्रुप्स होंगे, लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज S5। नेक्स्ट इज वाइटैलिटी। वाइटैलिटी मतलब होता है कि वो कितना समय तक, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, कितनी जीवित रहता है, कितने समय तक जीवित रहता है, दिस इज कॉल्ड वाइटैलिटी। कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसको हम वाइटैलिटी कहते हैं। जैसे इसमें स्टेम की हाइट कितनी है, रूट हाइट लेंथ कितनी है, लीफ एरिया, लीफ नंबर, वेट ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सभी वाइटैलिटी के पैरामीटर्स हैं। डॉवेन मेयर ने 1968 में इसको भी 5 भागों में बांटा, वाइटैलिटी ग्रुप से बांटा। V1, जो कि सीडलिंग स्टेज में ही डाई हो जाते हैं। V2, जो सीडलिंग तक ग्रो करती हैं लेकिन रिप्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाते। V3, जिसमें रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन सिर्फ वेजिटेटिव माध्यम से होता है। V4, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बट अनकॉमन, सामान्यतः नहीं होता, बहुत कम होता है। V5, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है बट एंड ग्रो रेगुलरली, इसमें सामान्य ग्रोथ एंड वृद्धि सब कुछ, रिप्रोडक्शन सब होता है। नेक्स्ट इज लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म को ग्रोथ फॉर्म भी कहते हैं। लाइफ फॉर्म इज द सम ऑफ द एडाप्टेशन ऑफ द प्लांट टू क्लाइमेट, जो वहाँ की क्लाइमेट है उसके आधार पे उसका जो एडाप्टेशन है उसको वो वहाँ का लाइफ फॉर्म बताता है। जैसे क्रिस्टीन रॉन्कियस ने क्लासिफाई किया 1934 में प्लांट्स लाइफ फॉर्म को के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ पेरिनेटिंग बर्ड्स, कि जो प्लांट्स है उसका जो पेरिनेटिंग बर्ड है, इट में भी फ्लावर या सीड्स, वो कहाँ पर है प्लांट में, और उसका डिग्री ऑफ देयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। अब वो एडवर्स कंडीशन जब होती है, क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा होता है, उस समय वो कितनी आसानी से बच सकते हैं या नहीं बच सकते, उसके आधार पर रॉन्कियो ने 5 लाइफ फॉर्म कैटेगरीज में डिवाइड किया। पैरामीटर देख लीजिए आप, पेरिनेटिंग बर्ड कहाँ पर है और वो एडवर्स कंडीशन को कितना सहन कर सकते हैं, इसके आधार पर। फर्स्ट इज फिनेरोफाइट्स। इसमें बर्ड्स आर नेकेड या फिर कवर्ड विथ स्केल्स, स्केल से कवर्ड होते हैं, एंड आर सिचुएटेड हाई अपॉन द प्लांट, प्लांट के बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ये और इसके एग्जांपल्स हैं ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स इत्यादि। ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। ट्रीज, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स इसके एग्जांपल है, और जो ज्यादातर वो प्लांट्स हैं जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। दूसरा है केवीफाइट्स। इसमें बर्ड्स आर सिचुएटेड क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के बहुत ही नजदीक होते हैं। और कैसे ये बचाते हैं अपने आप को, फ्रॉम फॉलन लीव्स एंड स्नो कवर, से बचा लेते हैं अपने आप को। कॉमनली अगर इन हाई एल्टीट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है ट्राइफोलियम रेपेंस। थर्ड इज हेमिक्रिप्टोफाइट्स। इसमें बर्ड्स आर हिडन अंडर सॉइल सरफेस, बर्ड्स जो होती हैं वो सॉइल सरफेस के अंदर पाई जाती हैं, और ये सॉइल से ही सॉइल ही इनका एक तरह से प्रोटेक्टिंग कवर है।
डियर शूट जनरली डाई ईच अदर, जो उसके शूट्स होते हैं प्लांट्स के वो हर साल मृत हो जाते हैं, लेकिन बर्ड्स सॉइल के अंदर बची रह जाती हैं। मोस्टली फाउंड इन कोल्ड टेम्परेट जोन, ये कोल्ड टेम्परेट जोन होते हैं वहां पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द बाइनियल्स, द्विवर्षीय एंड बहुवर्षीय हर्ब्स। इसको आप चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। फिर है क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स। इसमें बर्ड्स आर कंप्लीटली हिडन इन द सॉइल एज बल्ब्स एंड राइजोम। जो इसके पेरिनेटिंग बर्ड्स होते हैं वो राइजोम या बर्ड्स के फॉर्म में पूरी तरह से जमीन के अंदर पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो हाइड्रोफाइट्स है वो पाए जाते हैं, जिसमें कि इसके बर्ड्स होते हैं पानी के नीचे रहते हैं। हेलोफाइट्स पाए जाते हैं जो कि मार्शी प्लांट्स होते हैं, इनके राइजोम भी सॉइल के अंदर दबे रहते हैं। एंड जियोफाइट्स होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें राइजोम एंड ट्यूबर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज थीरोफाइट्स। थीरोफाइट्स क्या होते हैं? ये भी सीजनल प्लांट्स हैं एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सिंगल फेवरेबल सीजन। एक ही फेवरेबल सीजन में ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, और बाकी जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है ये डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, जिससे कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और उस समय में जो सीजन का अनफेवरेबल होता है उस समय ये सीड बना के सुसुप्त पड़े रहते हैं, डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, और इस तरह से ये अनफेवरेबल कंडीशन को बाईपास कर जाते हैं। These are commonly found in dry, hot and cold environment। जैसे cold environment जो है वहाँ cold deserts and dry deserts में पाए जाते हैं। ये है इसके एग्जाम्पल फेनोफाइट्स, बड़े पेड़ जिनके बर्ड्स ऊपर की तरफ होंगे, यहाँ पर है इनके बर्ड्स। दूसरा है केमीफाइट्स, इनके बर्ड्स जमीन से थोड़ा सा ऊपर होंगे, यहाँ पर है पेरिनेटिंग बर्ड्स इनके, इनका लेवल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इज हेमिक्रिप्टोफाइट्स, इनमें पेरिनेटिंग ऑर्गन्स नीचे होगा, जमीन के सरफेस पे ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्रिप्टोफाइट्स, ये सॉइल में दबे हुए होते हैं राइजोम्स एंड बल्ब्स के फॉर्म में। ये आप इसको चित्र में देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके जो टेक्स्ट है या डायग्राम्स है उनको देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और कुछ कमेंट हो, कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप इस चैनल पर कमेंट अपने डाल सकते हैं। धन्यवाद।